नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट टू के अंदर हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिफेंस सेक्टर को लेकर हम बात कर रहे हैं। इंडिया एंड इजराइल का जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उस पर हम विस्तृत बात कर रहे हैं। जिस तरीके से 130 बिलियन वेपन्स की जो ज़रूरत है इंडियन सेक्टर को, ये जो 2012 से 2027 का एम्बिशियस प्रोग्राम है, बहुत रिक्वायर्ड है। जिस तरीके से हमारे जो एडवर्सरीज हैं पाकिस्तान और चाइना जो है लगातार, जैसे चाइना का इंट्रूजन ईस्टर्न लद्दाख में, नीचे आपका सारा अरुणाचल को लेकर जो डिबेट है, तो यानी हमें अपनी तैयारियों में बहुत चीज़ें चाहिए, करनी पड़ेंगी, करनी है और बहुत जल्दी करनी है। अगले 7-8 सालों के अंदर जो सरकार का विजन है, एम्बिशियस है, इसका बिग पिक्चर हमने पिछले लेक्चर में ड्रॉ की है। इस लेक्चर में हम मेनली इसके प्रोडक्शन पे बात करेंगे कि किस तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए सरकार का जो विजन है वो किस तरीके से सरकार इसे देख रही है, किस तरीके से प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, कुछ बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से उनके मर्जर्स हुए हैं, किस तरीके से उनके जॉइंट वेंचर्स हुए हैं। हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और हमने जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बैट SIDM, इस तरीके से जो फैक्ट शीट जो है, ये सारी चीज़ें हमने नेचुरल पार्टनरशिप, हमने इस पर विस्तृत डिटेल से बात की है। फ्यूचर विजन को लेके हमने बात की है, रीजनिंग के ये LTT इसमें सी नहीं है, LTIPP जो पीरियड है 2012 से 2027 का, इसके दरमियान किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, इसके लिए सरकार की स्ट्रेटेजी किस तरीके होने जा रही है, हम इससे विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें चलिए अब इसमें हम जो शुरू करें, इसमें जो 9 इंडियन कंपनीज है, इन्होंने 23 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं 4 इजरायली डिफेंस वेंडर्स के साथ, जिसमें आपका इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज बहुत महत्वपूर्ण है, रफेल एडवांस सिस्टम्स बहुत महत्वपूर्ण है, एल्बिट सिस्टम्स और एल्टा सिस्टम्स। तो ये एल्बिट सिस्टम और एल्टा सिस्टम्स बहुत, आप इसको एग्जाम के परस्पेक्टिव से याद रखिएगा। तो इसके एडिशन अगर हम कर दें इसमें थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा दें, तो इजरायली फर्म्स हैं, इन्होंने एक तरीके से 7 जॉइंट वेंचर्स इंडियन पार्टनर के साथ किए हैं, जिसमें जो बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं वो ये हैं: कल्याणी रफेल एडवांस सिस्टम्स नंबर 1, एस्ट्रा रफेल कम्युनिकेशंस, HBL एल्टा एवियोनिक्स, अडानी एल्बिट, मैं फिर से पढ़ता हूँ, अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स, कल्याणी ग्रुप एल्बिट सिस्टम्स, हॉल HAL, BIT एवियोनिक्स एंड पुंज लॉयड इजरायली वेपन्स इंडस्ट्रीज। तो आप ये देख सकते हैं इसमें अडानी, कल्याणी, ये सारे कितने बड़े बड़े नाम हैं हमारे इसमें सारे आए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक तरीके से डिस्क्लोज किया है पहली बार कि इंडिया ये एक तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। जो इंडिया मिलिट्री का टारगेट है ये स्टेपुलेट कर रहे हैं, जैसा मैंने बार बार कहा है, 70% सेल्फ रिलायंस जो है वेपनरी के अंदर 2027 तक। तो उसमें जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के जैसे हॉल हो गया, DRD होगा, इनका रोल थोड़ा कम हो जाएगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा आएगी। उसमें हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि उसमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है, और इसमें जो विदेशी पूंजी खास करके जो टेक्नोलॉजी है इसमें कितना उनका कटिंग एज है, नहीं है, इस सब पे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो प्रोक्योरमेंट होगी हमारे डिफेंस नीड की वो किस तरीके से होगी, और जो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। तो अगर हम इसको देखें, आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, तो इसमें यह है कि इंडिया का जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी सिर्फ 30% ऑफ इट्स आर्म रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं, जो था 1992-93 में। अगर हम इसको पीछे से चले, पीछे से देखें, इसका बैकड्रॉप देखें, तो ये राइज हुआ है 2014-15 तक 40 से 45% तक। 2000 जब ये नई सरकार आई थी, मोदी से गवर्नमेंट आई है, इसके बाद जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो लॉन्च हुआ है और फिर रीलॉन्च हुआ है, तो एक तरीके से 101 डिफेंस आइटम्स जो हैं उनको प्लेस कर दिया गया है इम्पोर्ट बैन, लिप बैन लिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि हम उन्हें इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो किससे बनवाएंगे, जाहिर सी बात है PPP मोड पे जाएगा, तो वहाँ जो होंगे यहाँ के इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास वो चला जाएगा, तो उनमें कितना सक्सेस रेट है, कितने कारगर होंगे, ये समय बताएगा। लेकिन इसको लेकर काफ़ी सारे सेफगार्ड्स होने ही चाहिए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सेक्टर है। और इसके बाद जो हम आगे जाते हैं, जिस तरीके से हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो मिनिस्ट्री ने ये भी अनाउंस किया है कि जिस तरीके से एक्सपैंड करना चाहते हैं, शॉर्टली जो होगा इनका टारगेट होगा 70% फिगर ये 7 साल में अचीव कर ले। तो बहुत एम्बिशियस प्लान है, लेकिन अगर इसका आधा भी कर पाते हैं और सक्सेसफुली कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंकड़ों में करें, और हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत होनी चाहिए। जैसे जनरल VK सिंह ने बताया था हमें किन किन चीज़ों की मैसिव कमी है पिछली सरकार को, तो उसके मद्देनजर देखा जाए, क्योंकि सेक्टर बहुत सेंसिटिव है, इस पे एक तरीके से कोई इसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से चाइना के जो प्लान्स हैं बिल्कुल क्लियर प्लान्स हैं, उसको लेके हमें एक पुख्ता तैयारी चाहिए, और डिफेंस सेक्टर पे ही सारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर किसी तरीके किसी बात का कोई एक टेकिंग चांसेस वाली एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो एडिशनली अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, तो गवर्नमेंट ने एक सेपरेट बजट का हेड इसमें दिया है, जिसमें आउटले जो है $7 बिलियन का लिया है, यानी लगभग लगभग 52,000 करोड़ के करीब जो है फॉर डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट। और इम्पॉर्टेंट बात यह है
इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी इस साल के अंदर अंदर हम 52,000 करोड़ के इंडिया के अंदर ही हम खरीदने वाले हैं, यानी हमारे जो इंडस्ट्री सेक्टर है उससे ही हम खरीदेंगे, और जाहिर सी बात है कि इसमें मेजोरिटी जो होगा वो हम प्राइवेट से खरीदने जा रहे हैं। तो 52,000 करोड़ के करीब है, $7 बिलियन की इसमें रकम हुई है, तो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये हो जाएगा। तो इसके बाद एक इसका जो अगर हम थोड़ा सा डिटेलिंग करें जिस तरीके से इंडिया के डिफेंस की करंट कहाँ पर स्टैंड करता है, तो एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है हमारे पास 8, जैसे मैंने सामने आप स्क्रीन पे देखें 8 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं हमारे पास, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ओएफ्स हैं हमारे पास, और जिस तरीके से डिलीवर इन्होंने किया है 9 मिलियन वर्थ का डिफेंस इक्विपमेंट 2019-20 के अंदर इन्होंने 9 मिलियन वर्थ का डिफेंस इक्विपमेंट दिया है। और ये ईयर ऑन ईयर देखें, इसका अगर राइज देखें कंपेयर करके, तो ये 6% निकल के आता है पिछले 2 सालों से, तो 6% का राइज दिया है। और जिस तरीके से जो 70% जो इन्होंने 52,000 करोड़ की बात की, अब देखते हैं आगे वक्त बताएगा। तो ऐसे हॉल का भी मैं इसमें नेक्स्ट फीचर वही करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स बनाए वो काफ़ी कारगर हैं, और डिफेंस में से ऑर्डर प्लेस नहीं किया, ब्यूरोक्रेटिक एंगल है उसके बीच में, तो उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें अगर हम इसको एनहेंस करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐसा प्रपोज किया है कि जो DPSUs हैं ये सिस्टम इंटीग्रेटर्स होंगे, और सेवरल DPSUs आने वाले हैं, आएंगे, और ये करंटली अंडरगोइंग डिसइन्वेस्टमेंट, तो इनके अंदर भी डिसइन्वेस्टमेंट होने वाली है। सरकार का साफ मैंने सरकार मन बना चुकी है, पार्लियामेंट के अंदर उनकी मेजोरिटी है, तो उनको बेचने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं कि इतने सेंसिटिव सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी ना की जाए, इसको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जाए, बहुत सेंसिटिव सेक्टर है, लेकिन इसको आगे देखेंगे, वक्त बताएगा। और सरकार बेहतर समझती है, डिफेंस नीड्स को समझती है, और जिस तरीके से, लेकिन यह है कि हर नागरिक के तौर पे सिटीजन हर एक किसी को एक जेन्युइन कंसर्न होनी चाहिए और एक पॉजिटिव कंसर्न होनी चाहिए। इसके बाद जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इसको बस पे बात करेंगे, ओवरसी करेंगे कि किस तरीके से ऑर्डिनेंट फैक्ट्रीज का जिससे कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाए, यानी जो अगला नंबर है अब जैसे कॉर्पोरेट फार्मिंग के बाद वो ओएफ्स का नंबर है, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है इनके कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ सरकार बिल्कुल मन बना चुकी है। इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी कंस्टिट्यूट हो चुके हैं। तो इसमें देखा जाए जिस तरह से प्राइवेट डिफेंस फर्म है जिनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 490 प्रोडक्शन लाइसेंस अब तक इशू कर दिए हैं, 490 प्रोडक्शन लाइसेंसेस इशू हो गए हैं प्राइवेट डिफेंस फर्म्स को ऑलरेडी, और जिसमें आपका $2.2 बिलियन वर्थ के डिफेंस इक्विपमेंट ये एक तरीके से डिलीवर हो भी चुके हैं। तो इसके बाद जैसे आगे देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में माइक्रो मीडियम स्मॉल एंड मीडियम MSMEs के लिए भी काफ़ी रोल है, क्योंकि जो कल पुर्जे वगैरह बनेंगे, जो उनके लिए जो जिस तरीके से हॉल में निर्माण होता है तो कोई कुछ बनाता है तो वो MSMEs को जाएगा। तो ये देखा जा रहा है कि इससे शायद MSMEs को भी कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगेन हमें क्वालिटी चाहिए, हमें टेक्निकल नो हाउ चाहिए, कटिंग एज चाहिए डिफेंस के अंदर, यहाँ कुछ चूक नहीं हो सकती। हमें इंटरनेशनल पार के हिसाब से जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह से चाइना लगातार R&D में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें उस तरीके का एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ना कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हम लोग बढ़ाते जाएं, तो इसमें नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत कुछ अच्छा होगा। गवर्नमेंट का विजन बहुत अच्छा है, साफ है, सेल्फ रिलायंस होनी ही चाहिए। तो इसके मद्देनजर अब जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये डेजिग्नेट करेगी 5,000 डिफेंस आइटम्स को, ताकि जो इंडिजिनियस हो जाए 2025 तक, यानी 5,000 डिफेंस आइटम्स जो हम अभी विदेश से आयात कर रहे हैं उनको ही हम हिंदुस्तान में ही खरीदना, प्रोक्योरमेंट शुरू कर देंगे उनका, तो यहीं बनेगा यहीं खरीदेंगे। ऐसा उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन क्या ये कंपनीज जो है हमारी, क्या इनके पास इस तरीके का टेक्निकल नो हाउ है या नहीं है, या अगर इसमें प्रॉफिट मोटिव चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सब स्टैंडर्ड डिफेंस में के अंदर जो होगा वो किसी हद पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए किसी भी उन्नत देश के लिए, बहुत ही खतरनाक एक तरीके का अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी फिर। तो कैटेगराइजिंग इसमें जो किया गया है वो ये क्या है कि एरोस्पेस के अंदर भी, डिफेंस MSMEs के अंदर भी, तो इनको राइजिंग स्टार के तौर पर गवर्नमेंट ने इसको प्रोजेक्ट किया है कि ये राइजिंग स्टार्स होंगे हमारे। अगेन ये एकेडमिक सेंस में बात ज़्यादा लगती है, और इसको धरातल पे आने में पता चल जाएगा कि कौन कितने कारगर हैं, कौन कितना ज़्यादा इक्विप्ड है इन चीज़ों के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको डबल करने की सोची कि 16,000 कर देंगे ये अगले 5 सालों के अंदर, ताकि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेटेड हो जाए। तो इसको लेकर के अगेन एम्बिशियस प्लान है, लेकिन इसमें R&D, टेक्निकल नो हाउ इसमें जो हमारी चाहिए, और हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर हम जिस तरीके से हम देखें, हम मार्स पे उतारने वाले थे, ऑलमोस्ट वो सक्सेसफुल हो ही गया था, तो हमारे पास साइंटिस्ट, उन्नत लोगों की कमी नहीं है, हमारा HR बहुत क्वालिटी वाला है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं या नहीं है। लेकिन फिलहाल सरकार इसको गो अहेड आगे जाना चाहती है, तो इसमें देखते हैं इसमें बहुत अच्छा निकलेगा। तो इसके बाद जैसे बेंगलुरु का अगर हम लें, तो जैसे एरोस्पेस कंपनी है वहाँ की डायनामैटिक है, MATIC
DYC, मैंने इसमें सही स्पेल किया है। तो डायनामेटिक जो है, ये बेंगलुरु के डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, इन्होंने अनाउंस किया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो करेंगे बिल्डिंग पार्ट्स करेंगे। किसका, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि बैंगलोर बेस्ड एरोस्पेस कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज जो है T7A रेड हॉक ट्रेन्स का ये जो इसके पार्ट्स हैं ये इनको बनाएंगे, एक तरीके से रेड हॉक ट्रेनर को ये बनाएंगे। तो ये ट्रेन्स इसमें लिखा है, जो ट्रेनर बेसिकली ये है रेड हॉक ट्रेनर्स के लिए। तो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स हैं ये, जिसको जिसने डेवलप किया था बोइंग को और सैप को, SAAB को। तो जिस तरीके से देखा जाए तो बहुत पोटेंशियल है। मैंने जैसा कहा कि HR की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। तो राइज ऑफ MSMEs जो है ये एक तरीका फैसिलिटेट करेगी। इसमें जो मैंडेट आएगा, रिजर्वेशंस आएंगे, जो इनको डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी जो 2020 की है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 एग्जाम परस्पेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो एंटाइटलिंग है कि 90% इनको रिम्बर्स कर दिया जाएगा जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इक्विपमेंट है। तो यानी गवर्नमेंट जो है काफ़ी विजन के साथ, काफ़ी तैयारी के साथ आ रही है। तो एडवांसेस जो है इसमें DPSUs के, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के जिस तरीके से हैं, तो परमिशन जो होगी इनके पास, टेस्टिंग की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए मैं इसी पे आने वाला था कि इसमें लॉजिस्टिक इनकी जो टेस्टिंग होगी, जिस तरीके से हॉल ने किया है। अब सियाचिन के लिए अगर आप बना रहे हैं कुछ, तो आपको सियाचिन पे जाके उसको टेस्ट फायर करना पड़ेगा, उसको रन देना पड़ेगा। तो इन सब में तैयारीज लगती हैं। MSMEs के बस की बात ये नहीं है। तो इसमें बहुत पुख्ता चाहिए। इसमें रिस्क है, अगर प्रोग्राम्स अगर फेल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या बैकड्रॉप है। तो ये सारी चीज़ों के मद्देनजर टेकन इनटू अकाउंट लेने के बाद भी इस पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। तो इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो MODs का जो इकोसिस्टम है, इनोवेशंस को ये बीफअप करेगा, एक तरीके से स्टार्टअप्स को ये तवज्जो देगा। तो डिफेंस एक्सीलेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। इसको कहते हैं आपकी IDX स्कीम, यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये स्कीम जो है इसको भी आप पढ़िएगा एग्जाम परस्पेक्टिव से। इसने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं 5.4 मिलियन की फंडिंग जो है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं 33 इनोवेशंस के साथ। यानी IDEX स्कीम के तहत कितनों की फंडिंग हो चुकी है, $5.4 मिलियन की, और कितने इनोवेटर्स के साथ, 33 इनोवेटर्स के साथ ये साइन हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो है डिफेंस के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। तो बहुत बड़ी डिफेंस डील सी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।